हाय दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा सीए फाउंडेशन लॉ को कैसे प्रिपेयर करना है इन द नेक्स्ट 80 डेज फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है। और मैं आपको प्रॉपर प्लानिंग भी दूंगा कि आपको रिविजन्स कब कैसे प्लान करना है, आपको कैसे चैप्टर्स को कवर करना है, लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं। प्लस आपको मैं कुछ जनरल गाइडेंस दूंगा जो कि आपकी क्वेरीज आ रही थी मेरे रिसेंट वीडियोस में रिगार्डिंग लॉ। वो सारे क्वेरीज को भी मैं हैंडल करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। सो वीडियोस को एंड तक देखना, एंड चाहिए तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं, 2x में देख लीजिए, बट प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। आपको प्रॉपर हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में मैं गाइड कर दूंगा। प्लस 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 मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग बहुत नियर बाय हैं इन ऑर्डर टू रीच 3000 सब्सक्राइबर्स। सो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच। दोस्तों पहले हम रिसोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, रिसोर्सेज में ना आपको 4 चीज़ें इंक्लूड करनी है। एक तो आईसीआई स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी एंड पीवाईक्यूज। अब मैं अच्छे से बताता हूँ कि किसको कितना कवर करना है। आईसीआई मॉड्यूल स्टार्ट टू एंड एक बार रीडिंग ज़रूर लगानी है। ठीक है। आप किसी भी फैकल्टी का बुक रिफ़र कर लो, आई डोंट हैव इशू विद दैट, बट एटलीस्ट एक बार आईसीआई मॉड्यूल की रीडिंग ज़रूर लगा लेना। ठीक है। प्लस प्लीज़ समझने की कोशिश करिए। आप चलेगा वर्ड टू वर्ड ना पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं, बट एटलीस्ट स्किम थ्रू कर लेना कि आपकी फैकल्टी की बुक और आईसीआई मॉड्यूल में जो गैप है ना वो फिल हो जाए। क्योंकि कभी कभी होता है कि फैकल्टीज़ जो रहती है ना बहुत सारे पॉइंट्स को गायब कर देती है अपनी बुक से, तो वो गैप को आप ज़रूर फिल कर लेना। जस्ट वंस एक स्किम थ्रू ज़रूर कर लेना। दूसरी चीज़, आपको आरटीपी की कवरेज करनी है। आरटीपी की कवरेज कहाँ से करेंगे? मई 24 से लेकर सितंबर 25 तक। आपको एमटीपी की कवरेज करनी है। कहाँ से लेके कहाँ तक? सिर्फ आपके करंट अटेम्प्ट के 2 मॉक टेस्ट पेपर जो आईसीआई इशू करता है उसको प्रॉपरली लिखना है घर पे बैठ के 2 to 5 में, आईसीआई का इन्वायरमेंट बना के, एकदम जैसे एग्ज़ाम होता है ना वैसे प्रॉपरली 2 to 5 लिखना है 2 मॉक टेस्ट पेपर। उसके बाद आ जाते हैं पीवाईक्यूज़। पीवाईक्यूज़ की कवरेज आप कहाँ से करने हैं? मई 24 से लेकर सेम सितंबर 25 तक। तो मैंने आरटीपी, एमटीपी और पीवाईक्यू तीनों की कवरेज बता दी और कितनी कवरेज करनी है वो भी बता दिया। आईसीआई मॉड्यूल से आपको पढ़ना ही है, चाहे किसी भी फैकल्टी के बुक ले ले, बट एटलीस्ट वंस फॉर वंस आपको डेफिनेटली उसको रिफ़र ज़रूर करना है। और आईसीआई मॉड्यूल में ना दोस्तों इलस्ट्रेशंस होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, टेस्ट और नॉलेज के सेक्शंस होते हैं। ये तीनों की आपकी कवरेज होनी ही चाहिए। रीज़न बिंग, इलस्ट्रेशन से और एग्जाम्पल से क्या बनते हैं? केस बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। एग्जैक्टली जो जो बोलते हैं ना, जो कहानी रहती है ना, जो स्टोरी रहती है ना, वो वहीं से कॉपी पेस्टेड या इंस्पायर्ड होती है। तो डेफिनेटली आपको एक बारी ज़रूर वो सारे केस बेस्ड क्वेश्चंस को के लिए आपको आईसीआई मॉड्यूल के एग्जाम्पल्स एंड इलस्ट्रेशन करने हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों प्लीज़ डोंट अंडर एस्टिमेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ राइटिंग मॉक टेस्ट पेपर। ठीक है। आप समझिए दोस्तों, अगर आपको कोई चीज़ रोक रही है ना सीए फाउंडेशन क्लियर करने से, वो सीए फाउंडेशन का लॉ ही पेपर है। ठीक है। या तो कॉन्ट्स हो सकता है। ठीक है। तो प्लीज़ आपको 2 मॉक टेस्ट पेपर लिखने ही हैं एट एनी कॉस्ट। ठीक है। उसके लिए मैं प्रॉपर रिवीजन प्लानर में अभी जब मैं शेयर करूंगा आपको कि कैसे रिवीजन प्लान करेंगे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा भी कि आपको मॉक टेस्ट पेपर कब कब देना है। ठीक है। सो प्लीज़ स्टे ट्यून टू द वीडियो। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपको कौन कौन से सीक्वेंस में चैप्टर्स को कवरेज करना है और प्रॉपरली आपकी प्लानिंग कैसे होनी चाहिए 80 डेज़ की इन डिटेल। अब देखो दोस्तों, आपके पास ना 80 डेज़ है। ठीक है। प्रॉपर 80 डेज़ है। आज 29 अक्टूबर है। 29 अक्टूबर से लेके 17 जैन तक आपके पास प्रॉपर 80 डेज़ है। ठीक है। तो आई एम जस्ट लाइक कि हमें हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। इन अगर क्लोज टू देखें तो 81 डेज़ है, बट हम सर्कल मान के चलते हैं। ठीक है। 80 डेज़। अब मैं आपको ना 2 ऑप्शन देता हूँ। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 मतलब प्लानिंग के लिए, ऑप्शन नंबर 1 ये है एंड ऑप्शन नंबर 2 ये है। मैं दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ एंड देन आपको जो भी पसंद आए आप उनको फॉलो कर लेना। ठीक है। अपने पास है 80 डेज़। ठीक है। अब मैं ऐसे बच्चों से बात कर रहा हूँ जिन्होंने ना कुछ भी नहीं पढ़ा है, जो बेसिकली स्क्रैच से प्रिपेयर करना चाहते हैं। ठीक है। स्क्रैच लाइक प्रॉपर स्क्रैच। तो इधर आओ तुम लोग इधर आओ। नादान बच्चों, प्रोक्रेस्टिनेट करते हो फिर भैया पे आ जाते हो कि बताओ। प्लीज़ यार 3000 सब्सक्राइबर्स करवा देना यार, जल्दी जल्दी से, कुछ ही बचे, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहती है बार बार। ठीक है। अब देखो,
80 डेज़ है अपने पास। अब 80 डेज़ को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 30 डेज़ एंड 50 डेज़, ठीक है। अब इस 30 डेज़ में ना आपको लेक्चर्स देखने हैं, ठीक है। 30 दिन में लेक्चर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि सीए फाउंडेशन लॉ का जो लेक्चर रहता है ना वो क्लोज टू 90 आवर्स का रहता है। आप डेली 2 से 3 घंटे भी देख लोगे ना तो भी आपका काम बन जाएगा। सो 30 डेज़, फर्स्ट 30 डेज़ आपको क्या करनी है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेनी है, आपकी फर्स्ट टाइम रीडिंग हो जाएगी, तो आपके सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब आपके बचे कितने डेज़, 50 डेज़। और ये चीज़ ना आप 29 अक्टूबर से शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 29 अक्टूबर से आप ये सारी चीज़ें करना शुरू कर सकते हैं, डेज़ को काउंट करना, 30 डेज़ कहाँ तक आते हैं मेरे, फिर मेरे 50 डेज़ कहाँ तक आते हैं बेसिकली, ठीक है। अब आपके पास बचे 50 डेज़। अब 50 डेज़ को मैंने ना 4 पार्ट में डिवाइड किया है। अब जैसे कि यहाँ पे आप 30 डेज़ में फर्स्ट टाइम रीडिंग करके आ रहे हो, ठीक है। अब ना फर्स्ट टाइम उसके बाद प्रॉपर रिविजन करने के लिए ना आपको टाइम जाएगा, तो 20 डेज़ का टाइम ले लेना पहली बार पढ़ने के लिए। लेक्चर देखने के बाद 20 डेज़ में एक बारी पहले कंप्लीट कर लेना रिवीजन, फिर उसके बाद ना 3 बार 10 डेज़ का स्लॉट लगाना, उसके बाद 3 बार रिवीजन लगा लेना, आपका काम इजीली हो जाएगा। लाइक 10 डेज़ में प्रॉपरली आपको लॉ करना है, फिर 10 डेज़ लॉ करना है, फिर 10 डेज़ लॉ करना है, उसके बाद आपकी 3 रिविजन्स हो जाएंगी। और एट द एंड ऑफ द एवरी 10th डे आपको एक मॉक टेस्ट पेपर लिखना है, जो कि मैं स्टार्ट ऑफ द वीडियो बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि मॉक टेस्ट पेपर आपको कम देना है। सो एट द एंड ऑफ द एवरी 10th डे आपको मॉक टेस्ट पेपर देना है। जैसे आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाए ना, आपको मॉक टेस्ट पेपर लगा लेनी है, ठीक है। ये एक प्लान है, ठीक है। और ये प्लान उन लोगों के लिए जो कि फास्ट लर्निंग में भरोसा रखते हैं, जो कि चीज़ों को बहुत जल्दी, बोलते हैं ना स्मार्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, चीज़ों को ग्रैब्स कर लेते हैं, तो वो 30 दिन में लेक्चर्स भी फिनिश कर सकते हैं। अब वैसे स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं जो बहुत ही स्लो लर्नर्स है, जिनको लेक्चर्स देखने में भी दिक्कत आती है, लेक्चर्स देख के भी बार बार रिवाइज करना रहता है, तो आपको मैं 40 डेज़ का टाइम देता हूँ लेक्चर्स को कंप्लीट करने के लिए। लो भाई, इन एग्ज़ाम से 80 दिन पहले भी मैं आपको 40 दिन का टाइम दे रहा हूँ कि आप पहले लेक्चर कंप्लीट कर लो अच्छे से। सेम आपको स्लो लर्नर्स है तो आप 40 दिन में आप सारे अपने लेक्चर्स कंप्लीट कर देंगे 90 आवर्स के। उसके बाद आपके पास बचते तो 40 दिन है, फिर भी आपके पास 3 रिवीजन का टाइम आराम से निकाल दूंगा। और अगर आपने ना, मैं सही बताऊँ ना, 2 रिवीजन भी इज्जत से की ना, इज्जत से मतलब एकदम बोलते हैं ना एफर्ट लगा के, तो भी आपका काम बन जाएगा। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं 4 रिवीजन प्रॉपरली बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे मैं 3 रिवीजन अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है। आपके पास 40 डेज़ बच जाएंगे। 40 डेज़ को हम 3 बार में डिवाइड कर देंगे। 20 डेज़ विच इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम रिवीजन आफ्टर जस्ट यू हैव फिनिश योर लेक्चर्स, उसके बाद 10 डेज़ एंड उसके बाद 10 डेज़। ऐसे आपकी 3 रिवीजन की प्लानिंग हो जाएगी। और एवरी जैसे 20th डे खत्म हो, जैसे 10th डे खत्म हो गया, जैसे 10th डे ये वाला खत्म हो गया, आपको मॉक टेस्ट पेपर देना है, ठीक है। जैसे आप मॉक टेस्ट पेपर देंगे ना, आपको सारे मिस्टेक्स एनालाइज हो जाएंगे कि कहाँ कहाँ पे आप लैग करें। और जैसे जैसे कि यहाँ पे आपने मॉक टेस्ट पेपर दिया, आप यहाँ पे जैसे लेट सपोज आपने मॉक टेस्ट पेपर दिया और आपको 100 में से आ रहे हैं 28, तो आपके पास 2 रिवीजन और है ना, 2 रिवीजन और 2 मॉक टेस्ट पेपर इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योरसेल्फ। 28 से आपको 60 तक जाना है, ठीक है। अगर आप एक्चुअली में घर पे 60 तक स्कोर कर सकते हैं ना, तो अब आप मान के चलिए कि आप ICAI के एग्ज़ाम में आराम से पास हो जाएंगे, ठीक है, आराम से। तो आपको ऐसे चीज़ों को प्लानिंग करनी है। अब आ जाते हैं कि इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ द चैप्टर्स, आपको कौन सा सीक्वेंस फॉलो करना है। अगर आपको चाहिए कि आप इंपॉर्टेंट लेक्चर्स को पहले कंप्लीट, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लेक्चर्स को पहले कंप्लीट कर लो, या तो आप रिवीजन फेज में है डायरेक्टली, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट दे दूँ। तो हियर इज़ द लिस्ट, या देयर वी गो। आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना है, क्योंकि ये एज़ पर वेटेज है, ठीक है। ICAI का वेटेज है जो कि मैंने खुद निकाला है आप लोगों के लिए। पहले आ जाता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टॉप पे, और यहाँ पे ना मिक्स्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं। पहले केस बेस भी पूछते हैं और डायरेक्ट थियरी भी पूछते हैं। कंपनीज एक्ट सेकंड नंबर पे आता है एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट थर्ड नंबर पे आता है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, दीज बोथ आर इक्वल इंपॉर्टेंट। मतलब क्या, ये भी क्लोज टू 21 मार्क्स का आता है एंड कंपनीज एक्ट भी क्लोज टू 21 मार्क्स का ही आता है, और दोनों ही केस बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस में ही आते हैं। तो आप कोई भी कर लीजिए, पहले सोगा कर लीजिए, फिर कंपनीज ऐड करना है, या पहले कंपनीज ऐड कर लें फिर सोगा करें, बोथ आर द सेम, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 16 मार्क्स तक आई थिंक आता है, एंड ये प्योर थियरी है। नेगोशिएबल प्योर थियरी है, LLP प्योर थियरी है, एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्योर थियरी है। अब देखिए यहाँ पे LLP और इंडियन रेगुलेटरी में एक ही क्वेश्चन आता है, और वो भी क्लोज टू 6 मार्क्स तक आ जाता है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि ये दो भी सेम वेटेज रखते हैं। नेगोशिएबल अपना प्योर थियरी, इंडियन पार्टनरशिप थियरी, ठीक है। तो ये जो थियरी वाले चैप्टर्स है ना दोस्तों, ये मैं आपको बोल रहा था ना कि थियरी ज़्यादा पूछा जाता है एज़ कम्पेयर टू द टेक केस बेस्ड क्वेश्चन। तो पहले ना आप ट्राई करिए कि अगर आप केस बेस में बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो पहले पार्टनरशिप, नेगोशिएबल, LLP,
इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और कंपनीज एंड सोगा पहले कंप्लीट कर लीजिए, एंड देन जाके रेस्ट ऑफ द ये जो केस बेस्ड वाले चैप्टर्स आते हैं ना उनको कंप्लीट करना है, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो क्वेश्चन है ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये जो चैप्टर है सॉरी, ये ना हर क्वेश्चन में आता है, तो लिटरली इसको तो करना ही है आपको, चाहे कुछ भी कर ले, ठीक है। अगर आप इनकेस बोल रहे भैया कि मेरे को यही छोड़ना है, जो कि मैं आपको चलो अपॉर्चुनिटी दे देता हूँ कि चलो ये छोड़ के चले जाओ, तो बाकी के ये जो 6 चैप्टर्स है ना, तो उसमें उसमें ना आपको एक्यूरेसी नहीं लानी है, आपको वो सारे चैप्टर्स ना वर्ड टू वर्ड लर्न होने चाहिए। सो वो रिस्क मैं हमेशा कहता हूँ कि मत लो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ। प्लीज़ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ज़रूर कर लेना। अगर आपको चाहिए ना तो आप LLP छोड़ दो या इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ज़रूर कर लेना। तो ये वेटेज भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। दोस्तों अभी मैं कुछ जनरल क्वेरीज में लेने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। पहली तो ये रहेगा कि सेक्शन नंबर याद करना है कि नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिग नो। बिग नो मतलब समझते हैं, ज़ोरों से सामने वाला इंसान ना कह रहा है कि मत करो ये काम। हाँ, तो आपको सेक्शन नंबर नहीं याद करना है, किसी भी, भूल जाओ, भूल जाओ, इग्नोर इट, इग्नोर इट, आपको सेक्शन नंबर याद ही नहीं करना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, अब दोस्तों बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि क्या हम अपनी ओन वर्डिंग्स में लिख सकते हैं क्या आंसर्स। आंसर इज़ यस, आप अपनी ओन वर्डिंग्स में लिख सकते हैं फॉर श्योर। उसके लिए 2 कंडीशंस है, आपकी एक तो बेसिक इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए कि आपकी सेंटेंस फ्रेमिंग अच्छी है। दूसरी चीज़, आपको कॉन्सेप्ट का एक्चुअल मीनिंग नहीं चेंज करना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने खुद से लिखा तो आपने कॉन्सेप्ट का मीनिंग ही, लॉ का मतलब ही चेंज कर दिया। डोंट डू दैट, वो नहीं करना है आपको। और लॉ के टेक्निकल कीवर्ड्स आने ही आनी चाहिए और उसको आपको प्रॉपरली हाईलाइट करना है कि देखो भाई, मैंने वॉइड जो होता है वो वर्ड लिखा है जो कि लॉ का टेक्निकल वर्ड है, और उसको प्रॉपरली अंडरलाइन करो कि देखो एग्जामिनर उसका काम आसान करो। दोस्तों आपको एग्जामिनर का काम आसान करना है, वो दिन में 500 कॉपीज़ चेक करता है, एंड अगर आप उसका काम आसान करके देंगे ना, उसको बैरली 2-3 मिनट मिलते हैं आपकी कॉपी चेक करने के लिए। तो जितनी आसानी से आप उसका पेपर चेकिंग का फ्लो बनाए रखोगे, आप वो इतने फ्रीली आपको मार्क्स देता जाएगा, ठीक है। तो मेन कीवर्ड्स को ना अंडरलाइन करना सीखो, और सिर्फ टेक्निकल वर्ड्स को याद कर लोगे और लॉ की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी रहेगी, आप आंसर लिख लोगे, ठीक है। अब इसी बात पे मैं आ जाता हूँ आपको ये चैलेंज देने के लिए, ठीक है, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है। आज है 28 अक्टूबर, आपका एग्ज़ाम 18 जैन से शुरू हो रहा है। डेली आपको लॉ 3 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है, लाइक प्रॉपर 3 घंटे पढ़ने हैं। अगर आपका लेक्चर देख के हो गया तो फिर 3 घंटे पढ़ने हैं, और अगर आपका लेक्चर देख के नहीं भी हुआ है तो करना ही है आपको, ठीक है। तब तो 4 to 5 आवर्स डेली पढ़ने पड़ेंगे आपको। डेली 3 घंटे पढ़ने हैं और एक क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है दोस्तों। वही एक डिफ़िकल्ट पार्ट है, प्लीज़ समझिए। और गुरप्रीत सर ने ना ऑलरेडी 2 सीरीज़ निकाली है, राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज़। अगर आप खुद से लिखने का आपको आलस आ रहा है ना, तो वो यूट्यूब पे वीडियोस के थ्रू राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिए। बट प्लीज़ डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। प्लस आपको ये चीज़ डेली करनी है फॉर द नेक्स्ट 80 डेज़, ठीक है। एक क्वेश्चन डेली फॉर द नेक्स्ट 80 डेज़, आपका CA फाउंडेशन का लॉ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको वो जो दिक्कत आती है ना कि भैया रिटेन नहीं हो रहा है, कुछ याद नहीं हो रहा, सब भूल जा रहे हैं, वो सारी प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है ना, वो लिखना ही है दोस्तों। जब मैं CA फाउंडेशन में था दोस्तों, मैं डेली 2 से 3 क्वेश्चन लिखता था, और मैंने इतनी मोटी मॉड्यूल पूरी भर दी थी, ठीक है। जनरल की डायरी आती है ना, वो पूरी भर दी थी। और मैं आई कैन से इट विथ अटमोस्ट कॉन्फिडेंस, जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने CA फाउंडेशन लॉ में इतनी प्रैक्टिस की थी ना। मैंने CA इंटर लॉ में प्रैक्टिस ही नहीं की थी राइटिंग की, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की थी, क्योंकि मेरे अंदर ना वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था कि यार अब कितना ही आदमी लिखेगा, मैंने पूरी मॉड्यूल तो लिख दी है इस जनरल में, सारे क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस की थी। तो उस लेवल का दोस्तों डेडिकेशन चाहिए। और फिर ये मत रोना, अगर आप ये चीज़ नहीं कर रहे ना, तो फिर ये कमेंट सेक्शन में मत रोते बैठना कि याद नहीं हो रहा है, भूल जा रहे हैं। यही तरीका है, और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। होता तो मैं ज़रूर आपके लिए लेके आता, ठीक है। हार्डवर्क इज़ द ओनली वे आउट। आपको मेहनत करना पड़ेगा लॉ के पेपर में। आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके बाद ये एक और चीज़ है कि जो ICAI का क्वेश्चन पेपर होता है ना, उसमें थियरी बेस्ड क्वेश्चंस दोस्तों, उसकी जो रेंज है वो 60% की होती है, 55 to 60%। और केस बेस्ड क्वेश्चन की जो रेंज होती है ना, वो 45 to 50% की होती है, ठीक है। तो अंडरस्टैंड,
अगर आप थ्योरी वाले चैप्टर्स भी अच्छे से करके गए ना, आप बहुत बच्चे ना केस बेस्ड क्वेश्चंस में वीक होते हैं, अगर आपने थ्योरी वाले चैप्टर्स भी अच्छे से कर लेना तो भी आप पास हो जाएंगे। तो ये चीज़ समझो ना, आपने सिर्फ थ्योरी वाले चैप्टर्स जैसे इंडियन पार्टनरशिप हो गया, नेगोशिएबल हो गया, इंडियन रेगुलेटर फ्रेमवर्क हो गया, एलएलपी हो गया, ये सारे चैप्टर्स ये प्योर थ्योरी हैं। यहाँ से केस बेस्ड क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बहुत रेयरली बनते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस। अगर आपने इन सारे चैप्टर्स में भी फतेह पा ली ना, 100% एक्यूरेसी के साथ वर्ड टू वर्ड याद कर लिया ना, हो गया आपका काम, आप ऑलरेडी पास हो रहे हैं, आपको केस बेस्ड क्वेश्चन से डरने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक फैक्ट मैंने बता दिया। अब उसके बाद समझिए, केस बेस्ड क्वेश्चन करने के 4 स्टेप्स होते हैं। एक आ जाता है अपना प्रोविजन, फिर आ जाता है फैक्ट्स, फिर आता है एनालिसिस एंड देन आता है कंक्लूजन। ये 4 स्टेप्स की आपको प्रैक्टिस करनी है फॉर द नेक्स्ट स्टेप, डेली एक क्वेश्चन उठा के। ठीक है, ये 4 स्टेप्स को रट लो। ठीक है, आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाना चाहिए फॉर द नेक्स्ट योर लाइक, जब तक आप हैं इस दुनिया में इतनी प्रैक्टिस कर लो ना कि वो दिमाग में फिक्स ही हो जाए। केस बेस्ड क्वेश्चंस को लिखने का तरीका, ये एक पैटर्न है दोस्तों जो आपको एनालाइज करना है। और डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस को सिर्फ पॉइंटर्स में लिख दोगे, पॉइंट्स बना बना के, ऐसे पैराग्राफ में मत, पॉइंट्स में लिख देना, आपका काम वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक मैंने आपके जनरल डाउट्स सारे ले लिए। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स बचे हैं तो कमेंट सेक्शन ओपन है, प्लीज़ कमेंट डाउन कर देना और मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।